हेलो बच्चों, फाइनाइट मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखिए, बोर्ड में 6 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से क्लियर करिए। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसने ऐसा बोला है, कोई भी अपने पास में सारणिक दे रखी है, उसकी रोज को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट है सारणिक है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ समझते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणिक दे रखी है, सपोज A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। ठीक है, A3 B3 एंड C3, ये अपने पास में कोई भी सारणी गिवन है। ठीक है, यदि अपन इसको रोज और कॉलम में चेंज करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन समझ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको डेल्टा 1 मान लिया। ठीक है, इसको रो और कॉलम में चेंज करें। देखिए, ये अपने पास में कॉलम है, इसको रो बना दें तो क्या हो जाएगा। देखिए A1 A2 A3, ये क्या हो जाएगा अपने पास में B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या थी कि किसी भी सारणी की रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो ओवरऑल सारणिक में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं सारूस डायग्राम से। ठीक है, सारूस डायग्राम अपन ने सीखा था, सारणी इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है, हमने सीखा था स्टार्टिंग के दो कॉलम आगे कॉपी करिए, क्या मिलेगा आपको A1 B1 A2 B2 A3 एंड B3। ठीक है, इसको सोल्व करना आता है। देखिए सोल्व करते हैं। अभी सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को करेंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3। सिखाया मैंने आपको, ये क्या हो जाएगा। देखिए C1 A2 एंड B3 माइनस, अब देखिए हम नीचे से ऊपर चलेंगे, अपन नीचे से ऊपर चले तो आपको ये मिला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, देखिए क्या मिला आपको A3 B2 एंड C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 एंड B1। ठीक है, ये अपने पास में सारणिक फर्स्ट की वैल्यू मिली। सिमिलरली अपन सेकंड को सोल्व करेंगे। देखिए फिर अपन चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। यहाँ क्या गिवन है आपको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, सारूस डायग्राम से सोल्व करें इसको, C1 और C2 को आगे कॉपी करें। देखिए A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। देखिए वही मेथड है सोल्व करने का। सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे चलेंगे। देखिए सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को किया, फिर इन तीनों को किया। ठीक है, देखिए क्या मिला, डेल्टा 1 इक्वल टू A1 B2 C3। ठीक है, प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे माइनस, अब देखिए नीचे से ऊपर, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को किया एंड फिर इन तीनों को किया। देखिए क्या मिला आपको, C1 B2 A3। ठीक है, आगे देखिए प्लस C2 B3 A1 प्लस C3 B1 एंड A2।
ये अपने पास में किसकी वैल्यू मिली, डेल वन की वैल्यू मिली। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं यहाँ क्या मिल रहा है आपको, A1 B2 C3। यहाँ देखिए A1 B2 C3 क्लियर है। आगे समझते हैं B1 C2 A3, B1 C2 A3 क्लियर है। आगे देखिए C1 A2 B3, C1 A2 B3 क्लियर मिला। आगे है माइनस, माइनस क्या मिला देखिए A3 B2 C1, A3 B2 C1 क्लियर है। आगे देखिए B3 C2 A1, B3 C2 A1 एंड लास्ट क्या है C3 A2 B1, C3 B1 A2 ठीक है, क्लियर है अपने पास में। तो अपन बोल सकते हैं कि डेल जो है वो किसके इक्वल आया, डेल वन के इक्वल आया। यही अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी दोबारा समझिए, यदि आप किसी भी सारणी के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ओवरऑल सारणिक में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये हमने दोनों प्रूव कर लिए हैं। देखिए अपन ने सारणी को माना था, इसमें अपन ने इंटरचेंज किया, दोनों में सारूस मेथड लगा के अपन ने प्रूव कर दिया कि डेल जो है सारणिक फर्स्ट है वो सारणिक सेकंड के इक्वल है। ठीक है, या सारणिक है वो सारणिक वन के इक्वल है। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के एकदम इक्वल आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी सारणिक में रो और कॉलम को आपस में चेंज करें तो ओवरऑल सारणिक में कोई चेंज नहीं आता है, ओवरऑल डिटर्मिनेंट सेम रहता है। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं, if any two rows or column of a determinant are interchanged then the sign of determinant changes। इसने ऐसा बोला है कि किसी सारणिक में दो पंक्तियों और दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि अपने पास में कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, उसकी दो रो और कॉलम को आपस में बदल दें। ठीक है, तो क्या होता है कि सारणी का जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम रहती है और उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास में सारणी गिवन है जिसके एलिमेंट हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये बोला है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करिए। देखिए मान लीजिए अपने पास में ये डेल वन हो गया, इसमें अपन इंटरचेंज कर देते हैं C1 और C2 को, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दे, क्या मिलेगा B1 B2 B3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपने पास में A1 A2 एंड A3, इंटरचेंज कर दिया। लास्ट वाला कॉलम सेम है अपने पास में, देखिए C1 C2 एंड C3। अब देखिए इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेगेटिव साइन बाहर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सारूस डायग्राम से सॉल्व करें। अपने यहाँ क्या किया है, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, देखिए सारूस डायग्राम से इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। सारूस डायग्राम में क्या होता है, फर्स्ट टू कॉलम आगे कॉपी हो जाते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 एंड B3। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को करेंगे, फिर इन तीनों को करेंगे। देखिए डेल इक्वल टू क्या मिला आपको, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 A3 क्लियर है, माइनस देखिए नीचे से ऊपर चलेंगे अपन। सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को किया, फिर इन तीनों को किया। देखिए क्या मिला आपको, माइनस A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 एंड B1। ये अपने पास में फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सिमिलरली अपन सेकंड को सोल्व करेंगे। देखिए डेल वन आपको दे रखा है B1 A1 C1 B2 A2 C2 B3 A3 एंड
C3। सारूस डायग्राम में क्या होते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कॉपी करिए, B1 A1 B2 A2 B3 एंड A3। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व किया, क्या मिला आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करिए इनको। सारूस डायग्राम मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है। देखिए del 1 इक्वल टू आपको क्या मिला, B1 A2 C3 प्लस, ठीक है। आगे देखिए A1 C2 B3 प्लस C1 B2 A3 माइनस, आगे देखिए नीचे से ऊपर ये चले और इनको मल्टीप्लाई किया। देखिए B3 A2 C1 प्लस A3 C2 B1 प्लस C3 B2 एंड A1। ठीक है, ये अपने पास में इनका मल्टीप्लाई है। देखिए चेक करते हैं अब, यहाँ देखिए A1 B2 C3, अब देखिए माइनस वाले पार्ट में आपको मिलेगा A1 B2 C3 मिल रहा है ना माइनस वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए B1 C2 A3 B1 C2 A3, यहाँ देखिए C1 A2 A3, सॉरी ये देखिए क्या है यहाँ पे A3 B3 A3 और यहाँ B3 है, सॉरी ठीक है ये B3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे B3। ठीक है, देखिए C1 A2 B3 C1 A2 B3। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है, A3 B2 C1 A3 B2 C1 A3 B2 C1 मिला कि नहीं मिला। आगे देखिए B3 C2 A1 B3 C2 A1, क्लियर है। आगे समझिए C3 A2 B1 C3 A2 B1। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि डेल जो है वो क्या मिला अपन को, नेगेटिव del 1 मिला। ये अपने पास में del 1 चल रहा है, यही अपनी सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसने ऐसा बोला है कि किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो संख्यात्मक मान तो वही रहता है। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम मिल रही है, लेकिन साइन क्या जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ अपने पास में वो B3 था, उसको आप चेंज करिए। ठीक है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, सपोज 3 2 0 1 2 3 4 3 1। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। अपन ने इनको चेंज किया, क्या मिला आपको 2 2 3। ठीक है, C1 और C2 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ है 3 1 4, सेम है C3 0 3 एंड 1। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ अपन ने प्रॉपर्टी में क्या किया था कि C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज किया था, ये था अपना। और चेंज करने पे संख्यात्मक मान तो सेम मिलता है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम मिलती है और इनका साइन चेंज हो जाता है। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। यदि इसको सारूस डायग्राम से सोल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, डेल इक्वल टू ये सेम लिखें आप 3 2 0 1 2 3 4 3 एंड 1। ठीक है, आगे कॉपी करिए C1 C2 को 3 2 1 2 4 एंड 3। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, देखिए डेल इक्वल टू 3 2 जा 6 6 1 जा 6, ये आपको 6 मिला, प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24, प्लस आगे ये कंप्लीट 0 मिल गया, माइनस। ठीक है, देखिए नीचे से ऊपर चलते हैं अपन, क्या मिला 4 2 जा 8, ये आपको 0 मिल गया, प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, प्लस आगे देखिए ये 1 और ये आपको मिला 2। ठीक है, सोल्व करिए, देखिए 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 30 माइनस यहाँ देखिए 27 प्लस 29 आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1। डेल की वैल्यू क्या मिली आपको 1। क्लियर है, देखिए सेकंड वाला समझते हैं अपन। डेल 1 आपको गिवन है
2 3 0 2 1 3 3 4 1। ठीक है, देखिए कॉपी करिए इसको, 2 3 2 1 3 4। ठीक है, सोल्व करें इसको। देखिए यदि सोल्व किया तो देखिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला आपको, डेल 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 27 प्लस आगे वाला 0 माइनस, देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए अब, 3 1 जा 3, ये आपको 0 मिला। ठीक है, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस ये देखिए 2 3 जा 6। ठीक है, सोल्व किया आपको क्या मिला, 29 माइनस 30 इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 1। देखिए डेल 1 की वैल्यू क्या आई अपने पास में, -1, डेल की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अपन बोल सकते हैं कि डेल है वो किसके इक्वल है, डेल 1 के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन के। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी थी, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको। ये अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, किसी भी सारणी की दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये अपने पास में इसका एग्जांपल था। अब अपन थर्ड वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, राइट डाउन करिए इसको। डिटर्मिनेंट में थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो या समान हो तो सोल्व करने पे उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अपने पास में कोई भी सारणिक वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखी है, उसमें मान लीजिए R1 और R2 इक्वल हैं या C1 और C2 इक्वल हैं, दोनों को सोल्व करें, पूरे डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ समझते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी, मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें R1 और R2 क्या हैं, इक्वल है, आइडेंटिकल है। क्लियर है, अब इसको यदि अपन सोल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। देखिए सारूज डायग्राम से सोल्व करते हैं इसको। यहां दे रखा है ए बी सी एक्स वाई जेड। अपन C1 C2 को आगे कॉपी करेंगे, ए बी एंड एक्स वाई। जरूरी नहीं है आप R1 और R2 को इक्वल करें, आप C1 और C2 को भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, या C1 और C3 को भी इक्वल कर सकते हैं, R1 R3 को भी कर सकते हैं, R2 R3 को भी कर सकते हैं। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करें अपन। सबसे पहला मेथड यही है, क्या मिला देखिए, इक्वल टू ए बी जेड प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई, इतना क्लियर है, माइनस। देखिए आगे नीचे से ऊपर चलें अपन, क्या मिला यहाँ पे, एक्स बी सी प्लस आगे देखिए वाई सी ए प्लस क्या मिला आपको, जेड ए बी। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल रहा है आपको ए बी जेड है क्या, यहाँ पे ए बी जेड। देखिए इससे ये कटा, बाहर माइनस है, सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए बी सी एक्स, इससे ये कटा। ठीक है, सी ए वाई, इससे ये कटा, आपको क्या मिला, 0। तो देखिए हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है, इस बार अपन C1 को इक्वल करते हैं C1 C2 को। देखिए मान लीजिए ये दे दिया आपको 2 3 5, आगे कुछ भी दे दिया 6 4 1। ठीक है, यहाँ आपको क्या गिवन है, C1 एंड C2 क्या है, आइडेंटिकल है, समान है। तो सोल्व करने पे इसका मान क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए सारूज डायग्राम से सोल्व करें इसको।
2 2 6 3 3 4 एंड 5 5 1, यही है। कॉपी करिए आगे, 2 2 3 3 5 एंड 5, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया, आपको क्या मिला? सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे चलते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। डेल इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 प्लस 6 3 जा 18 18 5 जा 90 माइनस, आगे देखिए नीचे से ऊपर चलते हैं अपन। देखिए 5 3 जा 15 15 6 जा कितना हो गया 90 प्लस 5 4 जा 20 22 जा कितना हो गया 40 प्लस ये 3 2 जा 6, ठीक है। देखिए सोल्व करते हैं। ये 6 से ये 6 गया, 40 से 40 गया, 90 से 90 गया, आपको क्या मिल गया 0। ये अपनी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थर्ड। ये हमने प्रूव कर लिया और एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया कि अपने पास में किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, सोल्व करने पे उसका मान क्या मिलता है 0 मिलता है। देखिए ये प्रॉपर्टी आप साथ के साथ में क्लियर करते जाइए, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 में सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं। यदि आपको प्रॉपर्टी क्लियर हैं तो आप हर किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसने ऐसा बोला है, देखिए एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होता है अपने पास में प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। देखिए इसका प्रूफ समझते हैं और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं ये सारा, ठीक है। राइट डाउन करिए इसको। मान लीजिए आपके पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, सपोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, क्लियर है। मान लीजिए अपन ने डेल 1 की वैल्यू पुट कर ली, अपन ने थर्ड रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, थर्ड रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा k a3 k b3 एंड k c3, ठीक है। ये अपने पास में मान लीजिए डिटर्मिनेंट है और इसको थर्ड रो को हमने क्या कर दिया k से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये ऑपरेशन अपन इस तरह से लिख सकते हैं, R3 मीन्स ये अपने पास में R3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया k R3 से, क्लियर है। जो R3 है उसको k टाइम्स कर दिया, क्लियर है। देखिए अब सोल्व करके देखते हैं कि जो अपने पास में डेफिनेशन पड़ी थी वो फुलफिल होती है कि नहीं होती है, ठीक है। देखिए सारूज डायग्राम से अपन इसको सोल्व करते हैं। सारूज डायग्राम क्या कहता है, ये अपने पास में डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है a3 b3 एंड c3, ठीक है। फर्स्ट 2 कॉलम का आप आगे कॉपी करिए, a1 b1 a2 b2 a3 एंड b3, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे क्या मिला, सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल की वैल्यू क्या मिली अपन को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली, a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 प्लस c1 a2 एंड b3 माइनस, देखिए नीचे से ऊपर चलते हैं अपन, क्या मिला यहाँ पे a3 b2 एंड c1 प्लस b3 c2 a1 प्लस c3 a2
एंड B1। ये अपने पास में डेल की वैल्यू मिली, सारणी की वैल्यू मिली। यदि अपन इसको k टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो अपन को क्या मिलता है, देखिए मान लीजिए अपने पास में ये दे रखी है, इसको भी अपन सारूस डायग्राम से सोल्व करते हैं। तो देखिए डेल वन इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड KA3 KB3 एंड KC3। ठीक है, सारूस डायग्राम ये कहता है फर्स्ट टू कॉलम को आप आगे कॉपी करिए, A1 B1 A2 B2 KA3 KB3, ये अपने पास में है। ठीक है, इसको अब सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट अपन ऊपर से नीचे सोल्व करेंगे, क्या मिला, देखिए डेल वन इक्वल टू A1 B2 KC3, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए B1 C2 KA3, ठीक है, आगे देखिए प्लस C1 A2 एंड KB3, ये इतना आया, माइनस आगे देखिए नीचे से ऊपर चले अपन, क्या मिला, KA3 B2 एंड C1 प्लस आगे देखिए KB3 C2 एंड A1 प्लस KC3 A2 एंड B1। ये अपने पास में सोल्व करने पे मिला। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट में K कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में भी K कॉमन आ रहा है। तो फाइनली जो आंसर मिला अपन को क्या मिला, देखिए डेल वन इक्वल टू क्या मिला, K टाइम्स ये सारा K बाहर ले लिया, क्या मिला मेरे को, देखिए A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस A2 C1 A2 एंड B3 माइनस देखिए आगे क्या मिला यहाँ पे A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 एंड B1। ये अपने पास में K कांस्टेंट लेने पे मिला। देखिए अपन चेक करते हैं, यहाँ आपको मिल रहा है A1 B2 C3, यहाँ देखिए A1 B2 C3 फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है, आगे देखिए B1 C2 A3 B1 C2 A3 क्लियर है, आगे समझते हैं C1 A2 B3 C1 A2 B3 फर्स्ट पार्ट एकदम सेम है। आगे देखिए माइनस वहाँ लग रहा है A3 B2 C1 A3 B2 C1 B3 C2 A1 B3 C2 A1 एंड C3 A2 B1 C3 A2 B1। तो अपन बोल सकते हैं कि डेल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डेल वन के ही इक्वल है, लेकिन किस टाइम, K टाइम्स। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि डेल जो है अपने पास में क्या मिला, डेल वन के इक्वल मिला, इसके K टाइम्स के इक्वल मिला। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि यदि अपने पास में किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई कर दें तो वो देखिए उसके इक्वल आता है, लेकिन उसके K टाइम्स गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम। देखिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 4 का एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट सारणिक वैल्यू दे रखी है 5 4 3 2 0 1 1 2 एंड 3। ठीक है, यहां अपने पास में डेल वन गिवन है 5 4 3, सिमिलर ले लें अपन 2 0 1। यहां देखिए यहां अपन ने प्रूफ में समझा था कि K टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो R3 को अपन K टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला यहाँ पे 3 6 एंड 9। ठीक है, यहां अपन ने क्या किया कि R3 जो है उसमें ऑपरेशन लगाया 3R3, मीन्स जो R3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। इसको सारूस डायग्राम से सोल्व करें तो अपन को क्या मिलेगा, देखिए 5 4 3 2 0 1 1 2 3। ठीक है, यहाँ देखिए 5 4 2 0
एंड 1 2। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, सारे डायग्राम से सोल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ देखिए सबसे पहले अपन ऊपर से नीचे चलेंगे, मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको, डेल की वैल्यू क्या मिली, ये 0 मिला, प्लस ये मिला 4, प्लस ये मिला आपको 6 12 माइनस। ठीक है, आगे देखिए नीचे से ऊपर चलते हैं, यहाँ मिला आपको 0, प्लस ये मिला 10, प्लस ये मिला 6 4 जा 24। ठीक है, सोल्व किया, देखिए क्या मिलता है आपको, 12 प्लस 16 हो गया, माइनस ये हो गया अपने पास में 34। तो देखिए डेल इक्वल टू क्या मिला अपन को, 18। ठीक है, ये अपने पास में डेल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अपन डेल 1 सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ अपने पास में 5 4 3 2 0 1 3 6 एंड 9। ठीक है, कॉपी करेंगे अपन C1 एंड C2 को, 5 4 2 0 3 एंड 6। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया, क्या मिला आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, डेल इक्वल टू ये 0 मिला आपको, 0 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 36 36 आ गई, माइनस देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे से ऊपर करना है, तो क्या मिला, यहाँ 0 मिला, 0 प्लस 6 5 से कितना हो गया 30, प्लस देखिए 9 2 जा 18 18 4 जा कितना हो गया 72। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे। देखिए क्या मिला आपको, ये मिला आपको 48 माइनस, ठीक है 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, ये आ गया अपने पास में 102। देखिए अब इसको माइनस करना है, क्या मिला आपको 54। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल 1 इक्वल टू 3 इंटू कितना मिला भाई, देखिए 3 इंटू 18 लिख सकता हूँ मैं। देखिए 18 3 से कितना हो गया 54। तो अपन बोल सकते हैं डेल जो है वो डेल 1 के इक्वल है। देखिए यहाँ भी आपको 18 मिल रहा है, यहाँ भी आपको 18 मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो अपन बोल सकते हैं डेल इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ डेल 1। ठीक है, ये अपने पास में कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टी में जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वो क्लियर हुई एकदम। ठीक है, ये एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गई कि अपने पास में जो भी सारणिक होती है वो इक्वल आती है, लेकिन वो किसी कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर आती है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए इसको राइट डाउन करिए, अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। आपको गिवन है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows and column are not altered। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उन सारणिकों को उसकी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है, प्रॉपर्टी समझ में आई। देखिए इसका प्रूफ समझते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है, सपोज वैल्यू दे रखी है आपको A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ठीक है, इसने ये बोला है कि अपने पास में जो सारणिक है उसका कोई भी रो और कॉलम मान लीजिए कोई भी सम के रूप में लिखा हुआ है, किसी के योग के रूप में लिखा हुआ है। सपोज ये अपने पास में D1 दे रखा है, ये D2 दे रखा है, ये D3 दे रखा है। ठीक है, तो अपन इसको सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं वो अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए ये अपने पास में R1 है, ये अपने पास में R2 गिवन है, ये अपने पास में R3। क्लियर है, ये अपने पास में C1 C2 एंड C3। ठीक है, इसको देखिए एक्सपेंड करते हैं अपन, एक्सपेंड एलोंग। देखिए जो योग के रूप में लिखा है उसी से अपन एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड एलोंग C1 से इसको एक्सपेंड कर दें। देखिए एक्सपेंड करने का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू क्या मिला आपको, यहाँ अपन क्या करते हैं A1 प्लस D1 लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद में इसके आमने सामने ऊपर वाली वैल्यू को हटा के जो रिमेनिंग बचती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या मिला अपन को, B2 C2 B3 एंड C3। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए माइनस, आगे क्या दे रखा आपको, A2 प्लस D2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसके सामने वैल्यू ऊपर नीचे वैल्यू हटाएंगे, क्या मिला आपको, B1 C1 B3 एंड C3। क्लियर है, आगे समझते हैं। प्लस आगे क्या आ गया अपने पास में, A3 प्लस D3। देखिए ये हटाया, ऊपर वाला हटाया, क्या मिल गया अपन को, B1 C1 B2 एंड C2। क्लियर है, सारा कंप्लीट क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से समझना, अपन क्या करते हैं, A1 A2 A3 को एक साथ लेते हैं एंड D1 D2 D3 को एक साथ लिखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, सेपरेट करते हैं इसको। सेपरेट किया, क्या मिला आपको, A1 किसके साथ में मल्टीप्लाई है, B2 C2 B3 एंड C3 के साथ में, ठीक है। ये प्लस वाली वैल्यू अपन बाद में लिखेंगे। आगे देखिए ये माइनस A2 किसके साथ में मल्टीप्लाई है, B1 C1 B3 एंड C3। सेपरेट कर रहे हैं अपन और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस A3 किसके साथ में मल्टीप्लाई है, B1 C1 B2 एंड C2। इतना क्लियर हुआ। अब आगे समझते हैं। देखिए ये अपने पास में फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। प्लस यहाँ देखिए ये D1 है, D1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, D1। आगे देखिए ये कंप्लीट मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो क्या मिला आपको, B2 C2 B3 एंड C3। क्लियर है, आगे समझते हैं। देखिए माइनस यहाँ मिल रहा है आपको, देखिए ये माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस D2 क्या मिला आपको, देखिए B1 C1 B3 एंड C3। इतना क्लियर है, आगे समझते हैं। देखिए प्लस D3, देखिए क्या मिला आपको, B1 C1 B2 एंड C2। इतना सबको क्लियर हो गया, सारा क्लियर है। अब देखिए इसको अपन वैल्यू में चेंज कर देते हैं, डिटरमिनेंट में चेंज कर देते हैं। देखिए ये वाला पार्ट आपको कब मिलता है, देखिए ये वाला पार्ट कब मिलता है, ध्यान से देखना। जब अपने पास में ए अपन बाहर लेते हैं, देखिए ये वाला पार्ट कब मिला आपको, ये बाहर ले लिया, ठीक है। इसके बाद में जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आ गए, मतलब ये रो और ये कॉलम को अपन ने छोड़ दिया, ऐसा ही तो मिला। तो ये कब मिल सकता है, देखिए A1। अब इसके सामने और ऊपर वाली वैल्यू को हटाइए, ठीक है। क्या मिला आपको, B2 C2 B3 एंड C3। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए इसके बाद में क्या आता है, माइनस आता है। इसके बाद में जो वैल्यू आती है वो यहाँ लिखी जाती है। तो अपन देखिए A2 को कहाँ लिखेंगे, A2 को यहाँ लिखेंगे। कौन कौन सी वैल्यू अपन को छोड़नी है, ये वाली छोड़नी है और ये वाली छोड़नी है, ठीक है। वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी, ये वाली, देखिए B1 C1 एंड B3 एंड C3। क्लियर है, आगे समझते हैं। देखिए प्लस A3 अपने पास में कौन सी दे रखी है, ये वाली वैल्यू। इसमें ये हटाया, दोनों वैल्यू मिल गई। देखिए B1 C1 B2 C2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे समझते हैं। देखिए D वाला पार्ट प्लस यहाँ देखिए ये वैल्यू कब लिखी जाती है, सेम प्रोसेस है। देखिए D1 लिखा तो इसके आमने सामने वाली वैल्यू हटा दी, जो रिमेनिंग है वो कहाँ लिखी जाएंगी, B2 C2 B3 एंड C3। क्लियर है, माइनस आता है तो बीच में वैल्यू आती है। देखिए प्लस माइनस अपने पास में D2 दे रखा है, तो ये वाली छोड़िए, क्या मिला आपको यहाँ पे, B1 C1, ठीक है। नीचे अपने दे रखा है B3 C3, लास्ट क्या दे रखा आपको, D3। और D3 में देखिए ये वाला हटाइए, जो रिमेनिंग वैल्यू मिली ये मिली। देखिए B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 एंड C2। तो देखिए योग के रूप में लिखा गया। तो इसने यही बोला है कि कोई भी अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उसको सेपरेटली करके इस तरह से अपन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, ठीक है। इसका क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। आपको गिवन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट बी एडेड विद द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब ये है कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू अपन ऐड करें, कुछ भी अपन माइनस करें, ओवरऑल डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं अपन। देखिए प्रॉपर्टी 6 को समझते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है, सपोज A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। क्लियर है? इसमें अपन को ऑपरेशन लगा के del 1 निकालना है। देखिए मान लीजिए जो डेफिनेशन अपन ने बोली थी वो ये बोली थी कि किसी भी R1 या C1 में अपन किसी दूसरी R1 C1 को ऐड करें या माइनस करें, ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए अपन इसमें ऑपरेशन लगाते हैं C1 में। C1 मीन्स कॉलम 1 में अपन कुछ मॉडिफाई करते हैं। क्या मिला, देखिए क्या करें अपन, इसमें अपन C1 प्लस के C3 करते हैं। कहने का मतलब C1 प्लस के C3 करना है इसमें। ठीक है, जो यहाँ मॉडिफाई होके आएगा वो चेंज किस में आएगा, ओनली C1 में आएगा। देखिए समझते हैं, सपोज अपने पास में del 1 मिला मॉडिफाई होके, यहाँ देखिए C1 में चेंज करना है, मतलब यहाँ जितना भी अपने पास में C1 की वैल्यू है उसमें कंप्लीट चेंज करना है। क्या करना है, C1 क्या दे रखा है यहाँ पे A1, फिर आगे दे रखा है प्लस। अब देखिए C3 को ऐड करना है k टाइम मल्टीप्लाई करके, तो C3 अपने पास में ये है, इसको k से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए ऐड कर दिया, k से मल्टीप्लाई किया और ये C1 हो गया। ठीक है, चेंज आ गया। जो अपने पास में ऑपरेशन लगाया है वो ये है C1 इक्वल टू C1 प्लस के C3। ठीक है, सिमिलरली अपन इसमें करते हैं, देखिए A2 प्लस इसमें k टाइम मल्टीप्लाई करके C2 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली A3 प्लस यहाँ क्या कर दिया अपन ने, के C3 कर दिया। यहाँ चेंज करना है सिर्फ C1 में, बाकी दोनों सेम। दोनों क्या दे रखा आपको, B1, C1, B2, C2, B3 एंड C3। क्लियर है? इतना समझ आया कि नहीं है? अब देखिए आगे समझते हैं। हमने पिछली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, यदि ये अपने पास में प्लस के रूप में है, ठीक है, तो इसको सेपरेटली करके अपन लिख सकते हैं। देखिए del 1 क्या मिला, del 1 इक्वल टू, पिछली प्रॉपर्टी में हमने समझा था यदि ये प्लस के रूप में लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3, दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं। प्लस लगा के क्या लिखा अपन ने, KC1, B1, C1, KC2, B2, C2, KC3, B3 एंड C3। ठीक है, पिछली प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि यदि प्लस के रूप में है तो दोनों को सेपरेटली करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं आगे। del 1 इक्वल टू क्या मिला आपको, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ देखिए किसकी वैल्यू है, ये del की वैल्यू है, प्लस अपन C1 से यदि k बाहर ले लें तो ये k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स किसके, ओवरऑल क्या हो जाएगा, C1, B1, C1, C2, B2, C2, C3, B3 एंड C3। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखिए अपन ने स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि अपने पास में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। देखिए यहाँ C1 एंड C3 दोनों इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं del 1 जो है वो किसके इक्वल है, del के इक्वल है, प्लस k इंटू 0 मिला आपको। तो देखिए del 1 इक्वल टू क्या मिला आपको, del ही मिला। ठीक है, तो देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से ओवरऑल डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, वो इक्वली आता है। क्लियर है? देखिए इसका एग्जांपल अपन एक्सरसाइज में समझेंगे, प्रूफ अपन ने समझ लिया है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। अपने 7th प्रॉपर्टी ये कहती है, इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सम अदर रो और कॉलम इज 0। इसका मतलब ये है कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग कितना होता है,
जीरो होता है। इसने ऐसा बोला है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणिक दे रखी है, उसमें अपन ने किसी भी रो को ले लिया और बाकी अदर रो के सह खंडों से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर उनका योग कितना आता है, जीरो आता है। क्लियर है? देखिए इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी को। चलिए इसका प्रूफ समझते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणिक दे रखी है, कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है जिसके एलिमेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी ये कहती है कि सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति व स्तंभों के सह खंडों से गुणा करने पे इनका योग कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए अपन ने R1 रो है उसके अवयव ले लिए a11 और इसके संगत हमने R3 के कोफैक्टर ले लिए। ठीक है, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, F31। क्लियर है? प्लस a12 इंटू F32 प्लस a13 इंटू F33। इसने ऐसा बोला है कि सारणिक में किसी भी पंक्ति व स्तंभ के अवयवों का, देखिए ये अवयव हो गए, अन्य पंक्ति व स्तंभ के कोफैक्टर से, देखिए इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, इनका गुणा करने पे इनका योग कितना आता है, जीरो आता है। ये अपने पास में ये प्रूव करना अपन को। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए a11 कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। यदि आपको दे रखा है Fij इक्वल टू क्या मिलता है आपको, -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ये तो होता है, या Aij। ठीक है, देखिए आप इसको कोफैक्टर निकालते हैं इसके, F31 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। तो देखिए इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ये वाले रो को छोड़ दो और ये वाले कॉलम को छोड़ दो, क्या मिलेगा आपको, a12, a13, a22 एंड a23। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 में अपन को क्या मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव मिलता है। तो क्या मिला, देखिए a12। अब इसके अपन को कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, ये वाले छोड़ दिए, ये वाले को छोड़ दो, क्या मिला आपको, a11, a13, a21 एंड a23। इतना समझ आया? अब आगे देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6। 6 में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव a13। अब इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका कोफैक्टर, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या मिला आपको, a11, a12, a21 एंड a22। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करके देखना आपको इसका आंसर क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। देखिए a11 इसको सोल्व किया, क्या मिला आपको, a12 इंटू a23 माइनस क्या हो जाएगा, a22 इंटू a13। इतना क्लियर है? आगे देखिए माइनस a12, देखिए मल्टीप्लाई किया इनको, a11 a23 माइनस a21 a13। ठीक है, प्लस a13, देखिए इनको मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, a11 a22 माइनस a21 a12। ठीक है, इसको देखिए फर्दर सोल्व करते हैं। सोल्व किया, आपको क्या मिला, देखिए a11 a12 a23। इतना क्लियर है? माइनस आगे देखिए a11 a22 a13। क्लियर है? देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a12 a11 a23 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस देखिए a12 a21 a13 प्लस a13 a11 a22 प्लस माइनस क्या मिला आपको, माइनस। देखिए a13 a21 a12, ये अपने पास में कंप्लीट इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a11 1 2 2 3 ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव देखिए कोई है क्या,
A11 देखिए रहा A11 A12 A23 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे ये कटा। क्लियर है? आगे देखिए A11 22 13 ये नेगेटिव है, A11 22 13 ये पॉजिटिव है, इससे ये कटा। क्लियर है? आगे देखिए 12 21 13 12 21 13 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सारे कट गए। आपको आंसर क्या मिला? 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि किसी भी सारणी के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के सहखंडों से गुणा करने पर इनका योग कितना आता है? 0 आता है। क्लियर हुई प्रॉपर्टी? चलिए इसको राइट डाउन करिए, अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसके कहने का मतलब है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, 0 हो, तो सारणी का मान 0 ही आता है। ठीक है, एक अपने पास में कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि 0 है तो ओवरऑल सोल्व करने पर उसका आंसर कितना मिलता है? आपको 0 मिलता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणी दे रखी है, उसके एलिमेंट हैं A1 B1 C1, सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए सपोज 0 0, थर्ड अपने पास में A3 B3 एंड C3। ठीक है, अपने पास में यहाँ दे रखा है R2 कंप्लीट 0। ऐसे तो बोला प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि सारणिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ कंप्लीट 0 हो तो ओवरऑल क्या होता है? उसका मान 0 ही आता है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। एक्सपेंड किए इसको, सपोज एक्सपेंड अलोंग, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि जिस भी अपने पास में डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ 0 ज़्यादा हैं उसी से अपन एक्सपेंड करेंगे ताकि अपने पास में आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, ये अपने पास में एक प्रॉपर्टी भी बन गई, एक्सपेंड अलोंग R2 से अपन इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए R2 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 0। ठीक है, आगे देखिए इसको छोड़ा क्या मिला आपको? B1 C1 B3 एंड C3। देखिए इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको सोल्व किया और बाहर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, फिर भी अपन एक बार समझ लेते हैं। ये प्लस मिला था, ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको? माइनस। आगे देखिए +0, इसको छोड़ दिया, बीच वाले को छोड़ दिया, क्या मिला आपको? A1 C1 A3 एंड C3। ठीक है, -0, यहाँ क्या मिला? इनको हटा दिया, क्या मिला आपको? A1 B1 A3 एंड C3। ठीक है, देखिए इसको सोल्व किया आपको 0 मिला, इसको सोल्व किया 0 मिला, ये मिला आपको 0। ठीक है, तो बोल सकते हैं अपन सारणिक में कोई भी पंक्ति या स्तंभ 0 है, ओवरऑल सोल्व करने पे आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। आपको गिवन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, जब अपने पास में कोई भी मान लो डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज डायगोनल की क्या है? 0 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए इसका अदर मीनिंग ये है कि त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अभी देखिए इसको समझते हैं। आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे AC - 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? AC। क्लियर है? यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए आपको क्या मिला? AC - 0, अगेन आपको क्या मिला? AC मिला। ठीक है, यदि आपको 3×3 ऑर्डर दे रखा है, यहाँ आपको ये वैल्यू 0 दे रखी है, ये अपने पास में ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं अपन? मान लीजिए अपन R3 से एक्सपेंड करें या C1 से इसको एक्सपेंड करें। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ 0 जिसमें ज़्यादा हैं उसी से आप एक्सपेंड करें। सपोज मैंने इसको R3 से एक्सपेंड किया, देखिए एक्सपेंड अलोंग R3। आप इसको C1 से भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 0 हैं, इसमें भी 2 0 हैं। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको? ये प्लस माइनस प्लस फिर माइनस
फिर प्लस, ये दोनों वैल्यू तो 0, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा इसका L। आगे देखिए ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, क्या मिला आपको AB एंड 0x, ये तो मिला। ठीक है, सोल्व किया, देखिए आपको क्या मिल गया L इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या मिल गया आपको AX माइनस 0। फाइनली जो आंसर मिला वो क्या मिला AX इंटू L। ठीक है, बहुत ईजी है सॉल्व करना। सिमिलरली देखिए इसको अपन R1 से या C3 से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इसमें ज़्यादा है, ये अपने पास में ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, जैसे R1 से एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड अलोंग R1, तो देखिए ये प्लस माइनस प्लस, आगे वाली सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपन को, यहाँ सोल्व करते हैं इसको। क्या मिला A, ये हटाया ये हटाया, क्या मिल गया आपको X 0 Y एंड L। सोल्व किया, देखिए क्या मिल गया आपको A इंटू XL माइनस 0, आंसर आ गया AXL। ठीक है, देखिए सेम आंसर मिल रहा है आपको। ठीक है, ये अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 9 थी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, चलिए समझते हैं उसको। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, आपको गिवन है इफ ए डिटर्मिनेंट इज ए पॉलिनोमियल इन x सच दैट इट्स वैल्यू इज 0 फॉर x इक्वल टू a देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और x के स्थान पर a रखने पर सारणी का मान 0 आ जाए तो x माइनस एक सारणी के मान का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणिक वैल्यू दे रखी है, सपोज 1x स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b एंड b स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक गुणनखंड आपको क्या लेके आना है, x माइनस ए लेके आना है। ठीक है, देखिए x माइनस ए कैसे मिल सकता है, यदि मैं R1 से R2 को माइनस कर दूं तो यहाँ क्या मिलेगा x माइनस ए। ठीक है, या R2 को R1 से माइनस कर दूं क्या मिलेगा a माइनस एक्स, लास्ट में अपन माइनस को कॉमन निकाल के x माइनस ए बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जहाँ अपन को 1 दे रखा है, डिटर्मिनेंट में अपन को 2 1 को 0 बनाना होता है। ठीक है, आप इन दोनों को 0 बनाएं या इन दोनों को 0 बनाएं, किसी को भी आप 0 बना के सोल्व कर सकते हैं। भाई देखो 0 क्यों बनाया, देखो 0 बनाने से डिटर्मिनेंट वैल्यू जल्दी सोल्व हो जाती है। आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन को इसको 0 बनाना है ताकि डिटर्मिनेंट वैल्यू जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ देखिए अपन R1 के 1 को और R2 के 1 को 0 बनाते हैं। ठीक है, इसको 0 बनाया तो क्या मिला, देखिए R1 को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है अपन को, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यदि R1 माइनस R2 कर दूं तो ये मेरे को 0 मिल जाएगा। यहाँ अपने पास में एक गुणनखंड क्या आ जाएगा, x माइनस ए। क्लियर है इतना? सेकेंड ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं अपन R2 का। R2 क्या करेंगे, R2 को 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे। R2 माइनस R1 नहीं करेंगे आप। ठीक है, R2 माइनस R3 करेंगे क्योंकि ये तो पहले ही चेंज हो चुका है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ अपने पास में ऑपरेशन लगा R1 में और R2 में, तो R3 वैल्यू सेम रहेगी। देखिए डिटर्मिनेंट आपको क्या मिला, देखिए R1 माइनस R2, इसमें से ये माइनस क्या आपको क्या मिला, 0, इसमें से ये माइनस क्या आपको क्या मिला, x माइनस ए। इतना क्लियर है? इसमें से ये माइनस क्या क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे देखिए R2 का, इसमें से ये माइनस हुआ आपको 0 मिला। ठीक है, इसमें से ये माइनस हुआ आपको क्या मिला, a माइनस बी। क्लियर है? इसमें से इसको माइनस क्या क्या मिला आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऑपरेशन हमने लगाए हैं R1 और R2 में, R3 अपने पास में सेम रहेगा, 1 b और b स्क्वायर। देखिए अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पास में नंबर ऑफ जीरोज आ गए यहाँ पे। ठीक है, यदि अपन इसको C1 से एक्सपेंड कर दें तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए एक्सपेंड अलोंग C1। ठीक है, एक्सपेंड कर दें, ये यहाँ पे प्लस मिलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिला यहाँ पे, इक्वल टू 1। अब देखिए ये वाला हटाया, ये वाला हटाया, जो रिमेनिंग बचा उसको इनटू करना है। देखिए
यहाँ मिला आपको x माइनस ए, यहाँ मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ मिल गया आपको a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। यदि मैं इसको ओपन करूं तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो क्या मिल जाएगा x माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। इतना क्लियर है। यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ क्या मिल रहा है आपको a माइनस बी एंड a प्लस बी। इतना समझ आया सबको? ठीक है। अब देखिए ये अपने पास में R1 है, ये अपने पास में R2 है, दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ। देखिए x माइनस ए एक्स माइनस ए, तो R1 से x माइनस ए को कॉमन लिया। ठीक है, R2 से a माइनस बी को कॉमन लिया। क्या मिला अपने पास में, देखिए x माइनस ए कॉमन आ गया, a माइनस बी कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ क्या मिला आपको x प्लस ए, और यहाँ क्या मिला a प्लस बी। अब इसको सोल्व कर देना है। देखिए यहाँ हो गया अपने पास में x माइनस ए, a माइनस बी, इसको सोल्व किया क्या मिला a प्लस बी माइनस x प्लस ए। क्लियर है। देखिए इसको सोल्व करते हैं अब। फाइनली आपको क्या आंसर मिला है, x माइनस ए माइनस बी एंड देखिए ब्रैकेट ओपन करें a प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए, इससे ये कटा। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड b माइनस एक्स। ये अपने पास में इसका फाइनली आंसर है। देखिए एक फैक्टर क्या हो गया अपने पास में, x माइनस ए। क्लियर है, सारा एग्जाम्पल समझ में आया। ये अपने पास में एक्सरसाइज 4.2 में 10 प्रॉपर्टी थी, 10 की 10 प्रॉपर्टी हमने समझ ली है, प्रूव कर लिया है, एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।